नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्मानी। आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए और हमारा आज का मुद्दा है बच्चों के मन की बात। क्या समझ पाते हैं आप? बच्चों का मन एक रहस्य की तरह होता है, कभी हंसी में छिप जाता है तो कभी चुप्पी के पर्दे के पीछे। माता पिता दिन भर पूछते रहते हैं आज स्कूल में क्या किया, लेकिन अक्सर जवाब सिर्फ एक शब्द का होता है, कुछ नहीं। आखिर क्यों क्यों बच्चे अपनी दुनिया हमसे साझा नहीं करते हैं? कैसे तोड़ी जाए उनकी ये चुप्पी और कौन सी रणनीतियां उन्हें सहज बना सकती है? आज हम आपको दिखाएंगे वो तरीके जिनसे आप न सिर्फ अपने बच्चों की बात सुन पाएंगे बल्कि उनके दिल और दिमाग को भी समझ पाएंगे, क्योंकि बच्चों का विश्वास जीतना ही असली पेरेंटिंग होता है। उनकी चुप्पी तोड़ना ही सबसे बड़ी कामयाबी होता है। स्कूल से लौटते ही हर माता पिता का पहला सवाल होता है आज स्कूल में क्या किया, लेकिन बच्चों का जवाब अक्सर होता है कुछ नहीं या फिर एक चिढ़ भरा अंदाज। माता पिता के लिए बच्चों से दिन भर की बातें जानना कभी कभी सचमुच मिशन इम्पॉसिबल जैसा बन जाता है। लेकिन बाल मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों की ये चुप्पी तोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है थोड़ी समझदारी और सही रणनीति की। कैसे बच्चों से उनके भावनात्मक अनुभव पर बात करें, कैसे नकारात्मक पलों को भी साझा करने के लिए प्रेरित करें, कैसे अपने अनुभव को शेयर कर उनसे जुड़ें और सबसे अहम, बच्चों को खुलने के लिए धैर्य दें। समाज के हिसाब से तो समझाने की ज़रूरत है। हम बच्चे से पूछते हैं, बच्चा बता नहीं पाता। ये बात आप जो कहना चाह रही हैं बिल्कुल सही है। हम स्कूल के बारे में पूछते हैं तो वो ज़्यादा बता नहीं पाता और वो अपने मन की बात एक्सप्रेस नहीं कर नहीं पाता। कर पाता, मन की बात नहीं बता पाता। तो उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? कारण थोड़ा-सा या तो हिचकिचाहट या डर बच्चे का। अब ये क्या डर है, अब इससे हम कन्फर्म करना चाहते हैं तो वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सबसे मेन जो रीज़न है वो है टाइम का। हम जो है आजकल के टाइम में बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। सबसे बड़ा रीज़न यही है। अगर जब हम उनको टाइम देंगे तो वो 2 बातें हमें बताएँगे। फिर हम उनका उसका हल बताएँगे कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है बेटा, कोई बात नहीं। बच्चे इस वजह से नहीं कि माँ बाप और बच्चों का जो आपस में इंटरेक्शन होता था ना बहुत पहले, वो मोबाइल और मीडिया की वजह से ख़राब हो गया। एक तो सब घरों में 24 घंटे टीवी चलता रहता। न्यूज़ तो कोई सुनता नहीं है, बाकी चीज़ें तमाशे सुनते हैं। तो पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं। उसके बाद रिश्तेदारों के फ़ोन, बच्चों के पास फ़ोन है। 3 साल 4 साल के बच्चे के पास भी फ़ोन है। तो माँ बाप और बच्चों का जो इंटरेक्शन आपस में ख़त्म हो गया। हम ही टाइम नहीं दे पाते मैम बच्चों को, क्योंकि हम पूरे दिन ड्यूटी पर होते हैं, माँ बाप ड्यूटी पर होते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, हम थोड़ा सा पूछते हैं, फिर थके आ रहे होते हैं, खा बना के सो जाते हैं। यही रीज़न है। इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं बच्चे। थोड़ा अंदर के माहौल में रहते हैं, कंप्यूटर देखना, अपनी पढ़ाई में लगे रहना, ट्यूशन जाना, मोबाइल देखना। तो इस वजह से थोड़ा सा वो खुल के बात नहीं करते। पहले ये था आउटडोर एक्टिविटीज में रहते थे बच्चे, बाहर क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, तो खुलते थे बच्चे ज़्यादा और खुल के बात करते थे। अब ये एक कारण ये भी हो रहा है। पहले के बच्चे ऐसे थे कि यार बाहर भी खेल रहे या कोई भी बात हुई तो अपने माँ बाप को जाके बताते थे सारी बातें। आजकल बच्चे इतना फोन में घुस गए हैं कि कोई भी वारदात होता हो जाए या कुछ भी हो जाए तो बताते नहीं हैं। और इतना डिप्रेशन फोन का इतना वो हो गया है कि इसके बारे में माँ बाप को सोचना चाहिए अपने बच्चों के बारे में कि इतना मतलब बच्चा डिप्रेशन में क्यों जा रहा है। इसका तो महत्वपूर्ण चुनौती भरा कार्य तो यही है कि अपने पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। पहले सबके साथ में रहते थे, इसलिए सब बच्चे खुले रहते थे। अब ऐसे ही रहेंगे और मोबाइल में आजकल ज़्यादा घुसे हुए हैं। इससे निकाला जाए, बच्चों को परिवार में मिलाया जाए, बच्चों को परिवार बताया जाए कि ये हमारा परिवार है। बच्चे का मन, बच्चे का स्वभाव परिवार ही चुन सकता है इसको। बच्चे भी मतलब इतना डर के भी नहीं कि माता पिता कुछ कहेंगे। माता पिता किसी के कुछ नहीं कहते, अच्छी शिक्षा देते हैं सभी को। बट और माता पिता को ये भी देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस जगह जा रहा है, किस किस थ्रू किससे बात कर रहा है, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। नहीं, अपना उदाहरण देके डर तो नहीं कम किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग बचपन में एकदम अलग थे। आज के बच्चे एकदम अलग हैं। हम लोग 5 भाई 4 बहन थे। हम लोग मार खाते थे, स्कूल में भी मार खाते थे, घर पे भी मार खाते थे, बड़े भैया मारते थे। अब एक एक दो दो बच्चे हो रहे हैं। पहली बात तो बच्चे मार खाना जानते ही नहीं हैं।
बच्चे इतना प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस समय हम लोग थे उसमें ये मोबाइल और टीवी का दौर नहीं था, इसलिए हम लोग जो खेलते थे खेल, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे और जितने भी थे गांव के खेल, वो अगर बता कर बच्चों को समझाया जाए कि इस तरह से आदमी स्वस्थ रह सकता है, इस तरह से तुम्हारा जीवन का विकास आगे अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अपना उदाहरण देके के समझाना होता है, उनको प्यार से ही समझाया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन उनको प्यार से समझाया जा सकता है, डांट। इसीलिए इंडिया डेली ये सवाल पूछ रहा है, अपने बच्चे को आप कितना जानते हैं? बच्चों को खुलने के लिए कैसे प्रेरित करें? आपका बच्चा आपसे सारी बातें बताता है क्या? ये भी एक अहम सवाल है जो आज हम पूछेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रोमा कुमार हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव बागई हैं, अध्यक्ष हैं नेफ्रॉन क्लिनिक के। डॉक्टर स्वाति मित्तल हैं, मनोचिकित्सक हैं। मयंक मिश्रा एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं। रत्ना शुक्ला नीति और संचार सलाहकार हैं। मीनू सागर हैं, फैशन डिज़ाइनर और मॉडल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। हमारे इस खास शो में चर्चा इस बात पर ही होगी और मुझे लगता है इस बात पर होनी भी चाहिए। डॉक्टर रोमा कुमार, हाल ही में मैं एक खबर कानपुर से पढ़ रही थी जहां पर 13-14 साल की बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पेरेंट्स ने डांटा। समझ ही नहीं पाया बच्चा। और क्या एक यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है डॉक्टर रोमा कुमार, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि डांटना, मारना, पीटना उस वक्त में बहुत आम हुआ करता था, लेकिन आज की पेरेंटिंग बदल गई है। आज का वक्त बदल गया है। आज टेक्नोलॉजी का वक्त है। आज प्राइवेसी का वक्त है। आज आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसका भी वक्त है। तो डॉक्टर रोमा कुमार, ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ वो रिश्ते में नहीं है जो रिश्ते में हुआ करते थे? क्या आज की तारीख में बच्चों के अगर सम्मान को ठेस पहुंच जाती है तो वो कहीं तमाम इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे देता है जो शायद कोई भी पेरेंट नहीं चाहता होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे सवाल इकट्ठे आपने पूछे हैं, लेकिन सब जुड़े हुए हैं। और बच्चे देखिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे बड़ों की बात नहीं सुनते हैं। बच्चे बड़ों की बात अच्छी तरह से सुनते हैं कि हम अगर ऑर्डर देते हैं कि आप स्कूल से आए हैं, सबसे पहले कपड़े उतारिए, किताबें अलग करिए, हाथ धोइए, पैर धोइए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने होमवर्क करना है, वापस आपने पढ़ाई करनी है, आप खाना खा लीजिए। तो हम सिर्फ एक ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं। क्या हम बच्चे से जुड़ने की कोशिश करते हैं? क्या हम बच्चे के लेवल पे आते हैं? क्यों हम इतने सवाल पूछना चाहते हैं बच्चों से? क्यों नहीं हम एक गप की तरह बात करें, बच्चे से बैठ के मज़े करें? क्यों हम ये जानना चाहते हैं कि हर समय बच्चा हमें हमारे सवालों के जवाब दे? तो ये थोड़ा सा अंतर है कि हमें अपना माहौल जो है वो थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। हर समय अव्वल नंबर लाने की बात नहीं करनी है। हर समय ये नहीं बात करनी है कि दूसरे का बच्चा देखो कितना बढ़िया कर रहा है, घर आता है तो अपना काम कर लेता है, उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम शिकायतें करते रहते हैं हर समय। वो शिकायतें नहीं करनी है। आपने बच्चे के साथ में मिलजुल कर उसके लेवल पर रह के बातें करनी है। अक्सर हम बच्चों को शर्मिंदा करते हैं। छोटी सी गलती होती है और हम उसको बहुत शर्मिंदा करते हैं या डरा धमका देते हैं। छोटी छोटी बातों पे अगर पढ़ाई नहीं करी तो तू ये बन जाएगा, अगर खाना नहीं खाया तो ऐसा कर देंगे। तो हम धमकाते रहते हैं बच्चों को मोस्ट ऑफन। तो हमें धमकाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना बच्चों को। हमें उनसे एक इंटरेक्शन क्रिएट करनी है ताकि बच्चा हमसे बात करे। अब घरों में बच्चे आते हैं तो हम अपनी चीज़ों में मस्त हो जाते हैं। हम सोचते हैं बच्चा अपने आप सारी चीज़ें कर लेगा। वो तो पॉसिबल नहीं है कि अपने आप कर लेगा, उसको भी हेल्प की ज़रूरत है। उससे भी आप बैठ के बात करेंगे, बैठ के उसके साथ में काम करेंगे तो बच्चा कर ही लेगा। और अगर बच्चे ने गलती करी है तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। हम सब गलती करते हैं। गलती को कभी कभी नज़रअंदाज करते हैं, कभी कभी खेल खेल में उसे बच्चे को समझाते हैं और कभी बैठ के उससे बातचीत करते हैं। कुछ थोड़ा सा ड्रामा भी करना बच्चों के साथ में ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा धमकाएं, डराएं, मारें या शर्मिंदा करें बच्चों को। बिल्कुल, शेम एक ऐसा मुझे लगता है ऐसी फीलिंग होती होगी जो शायद बच्चे नहीं ले पा रहे। और बच्चे क्या, मुझे लगता है शेम तो रोमा जी कोई भी नहीं ले पाता है। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव बागई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे भी समझना चाहूँगी सर,
आपको क्या लगता है, क्या पेरेंटिंग इतनी टफ हो गई है सर? और मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम सब उस दौर से आते हैं जहाँ पर भाई बहन की लड़ाई, जहाँ पर पेरेंट्स का डांटना मारना बहुत ही नॉर्मल समझा जाता था, लेकिन आज ये अप्रोच कटघरे में खड़ा कर देता है आपको। जी गुड इवनिंग। तो आई थिंक ये काफी कॉम्प्लिकेटेड दौर है जिसमें से बच्चे भी निकल रहे हैं एंड पेरेंट्स ऑल्सो गुजर रहे हैं। अब आप देखिए कि पेरेंट्स ज्यादातर जो जॉइंट फैमिलीज थी अब सिंगुलर फैमिलीज हो गई है, बोथ पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चे स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स को इतनी जानकारी नहीं है कि बच्चे ने क्या पढ़ाई किया, क्या इंटरेक्शन हुआ, क्या इमोशनल नीड्स है बच्चों की। जब बच्चा वापस आता है क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है उनका होमवर्क देखना या उनके साथ रिक्रिएशन टाइम स्पेंड करना, ट्यूटर आता है या वो ट्यूशन के लिए जाते हैं, उसके बाद ये वापस आते हैं और फिर है द बिग ह्यूज इशू ऑफ टेलीविजन एंड सोशल मीडिया। अब मैं आपको थोड़े से आंकड़े देता हूँ क्योंकि ये चीज जरूरी है समझना कि हम बच्चों के हाथ में 2 साल 3 साल 5 साल के बच्चे के हाथ में हम स्मार्टफोन और आईपैड दे रहे हैं। स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स घर खाना पहुंचा देती है, मैकडॉनल्ड्स हमें गलत चीज खिलाता है और ब्लिंकिट हमें इंश्योर करता है कि हम घर के बाहर ना निकले। तो जो बच्चे का जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी ऑलमोस्ट 100% बढ़ रही है, बच्चों में लाइफस्टाइल डिजीजेस देखी जा रही है, गलत खाना, टाइम पर नहीं सोना, और जितना बच्चे का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है उतनी उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है जैसे कि मेमोरी, स्पीच फ्लुएंसी, इंटरैक्शंस, मूड, वो चेंज होता है। और अब जो बच्चों में ज्यादातर हमने देखा है अग्रेशन, लोनलीनेस, सेल्फ शेम, आइसोलेशन, ये चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जा रही है। हमें करना क्या है? हमने अपनी पूरे दौर को रीसेट करना है, रीवायर करना है। बच्चों का चाइल्डहुड हमें उनसे स्नैच नहीं करना, उनको वापस देना है। बच्चों को ज्यादा एग्जाम रिजल्ट्स, सब्जेक्ट्स का प्रेशर कोई मायने नहीं रखता है। कॉलेज एडमिशंस, ग्रेड्स, फॉर्म्स, ये सारा चीज बच्चों पर बहुत ज्यादा गंभीर असर रखता है, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल स्कारिंग, और ये जिंदगी भर रहता है। अगर किसी स्कूल में आपके मार्क्स नहीं आए तो स्कूल में प्रेशर है, पेरेंटल प्रेशर है। बच्चों की एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चल सकती। इन शॉर्ट, बच्चों का जो चाइल्डहुड है, चाइल्ड मस्ट इंजॉय द चाइल्डहुड। पार्क में जाना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए, सिंपल, अवे फ्रॉम स्मार्टफोन्स, अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, 94% पेनिट्रेशन है इंटरनेट की। जो बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ 19, मोर देन 7 प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल करते हैं। इसका लॉन्ग टर्म असर पड़ता है। स्टैनफोर्ड में पिछले महीने एक स्टडी कर गई है, सबसे बड़ी स्टडी, 35,000 स्टूडेंट्स की। 6 महीने के लिए उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट वॉलंटरीली बंद किया गया था, और साइकोलॉजिकल स्कोरिंग के हिसाब से 29% इंक्रीज इन मूड, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। हमें वापस बच्चों का चाइल्डहुड उनके हाथ में देना है। लेट देम ग्रो अप एज यंग चिल्ड्रन enjoying। ये भी लगता है प्रोफेसर कि इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आज हम बच्चों की बात अगर ये कर रहे हैं डॉक्टर स्वाति मित्तल कि बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है, तो वो फ़ोन देने वाले और कोई नहीं, वो पेरेंट्स ही होते हैं। आजकल पेरेंट्स के हाथ में फ़ोन होता है, आजकल मदर के हाथ में अलग फ़ोन है, पिता के हाथ में अलग है, सब साथ बैठे हैं लेकिन रियल वर्ल्ड से ज़्यादा वो किसी रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो इस चीज़ को हम तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये ऐसा चेन, डिजिटल ऐसा चेन बनता जा रहा है मयंक मिश्रा जी, कि डिजिटल चेन को तोड़ पाना बहुत मुश्किल लग रहा है आज की इस तारीख में। नमस्कार। वेरी ट्रू, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये बेसिकली, मैंने अभी कुछ पेरेंट्स को भी सुना, इनफैक्ट इनमें आगरा की एक मैम थी जिन्होंने ये बात कही थी कि पेरेंटिंग, जैसे कि हम जनरली बचपन से सुनते आए हैं कि बच्चों का जो फर्स्ट स्कूल होता है वो उसका घर होता है और फर्स्ट टीचर जो होते हैं वो उसके पेरेंट्स। अगर प्रैक्टिकली अगर हम ये एनालाइज करें
कि अगर दो सिबलिंग्स हैं तो उनका जो आपस में बिहेवियर होता है, द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर एग्जैक्टली सेम होता है जो मदर एंड फादर का हो, बिकॉज मैक्सिमम टाइम इंटरेक्शन वही होता है। और मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर संजीव ने भी बिल्कुल सही बात कही है कि अभी जो सिनारियो है यहाँ पे एक न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, जहाँ पे आपके एल्डर्स जो एक आपकी सोशल और एक प्रीचिंग्स जो देते थे वो अब कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। उस बच्चों के साथ आपका जो टाइम है वो कम हो गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। आई एम ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स, 3 years and 5 years। तो उनके डॉक्टर साहब विल अंडरस्टैंड, उनके कुछ 5 years वाली डॉटर के टीथ में कुछ इशू हुआ। अब डायरेक्टली एक तरीका हम उसे डांटते, मना करते कि अब तुम चॉकलेट नहीं खाओगी। Rather than my wife introduced a very good concept, she said कि on Saturday and Sunday you're allowed to eat, and simultaneously हमने एक छोटा सा काम और किया कि जो भी आप अच्छा काम करेंगे यू विल बी ओबीडियंट एंड यू विल गेट वन अप्रेजल फॉर दैट। आप उसको इकट्ठा करें, इकट्ठा करने के बाद उसका 50% हम आपको रिवॉर्ड, देंगे। बैंक जी, यानी कि हम बच्चों को रिवॉर्ड कर रहे हैं। शायद बच्चे यही लैंग्वेज समझते होंगे जो आज कई पेरेंट्स, रत्ना शुक्ला जी, नहीं समझा पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है रत्ना शुक्ला जी? क्या आपको क्यों, जैसे हर पेरेंट की कोशिश तो रहती है, मैं ये कह ही नहीं सकती हूँ रत्ना शुक्ला जी कि पेरेंट्स जानना नहीं चाहते हैं। हर पेरेंट्स की कोशिश ही रहती है कि उनको पता चले कि उनके बच्चे का स्कूल में क्या दिन रहा। कई बार तो ऐसे केसेस भी रत्ना शुक्ला जी आए हैं जहां पर पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चा किसी डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट से गुजर रहा है और वो सुसाइड कर देता है और पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है। आप एक घर में रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, आपकी डेली बात हो रही है, लेकिन ऐसा क्या गैप आ जाता है जो इतनी बड़ी बात कि एक बच्चा किसी थॉट से जूझ रहा था, ये पता नहीं चल पाती है? जी, देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पेरेंटिंग हमारी हुई है, हमारे भीतर वो इतनी डीप रूटेड है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते और अंततः वो हमारे बच्चों पे ट्रांसफर हो जाती है। हम भी उसी तरह की पेरेंटिंग बच्चों की करते हैं। तो हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें अनलर्न करनी ज़रूरी है। नई चीज़ें सीखने की बजाय जो हमने सीख रखा है, उसको हमें भूलना है, क्योंकि नया परिवेश है, नया समय है, समय लगातार बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इसीलिए हमें अभिभावक के तौर पर, बच्चे के माता-पिता के तौर पर और स्कूल में टीचर्स को भी बच्चों की परवरिश विशेष तौर पर अभी जो है वो ध्यान देना ज़रूरी है। में विश्वास का माहौल जो होता है ना बच्चों के लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चों के साथ विश्वास का माहौल होगा, तब वो आपके साथ खुलेंगे। आप उनके साथ संवाद स्थापित कीजिए, बातचीत कीजिए, उनकी बात सुनिए, उनको बीच में टोकिए मत। रोज़ाना सुनने की और बात करने की आदत डालिए। अब ज़रा आप पीछे के समय में जाते हैं। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो हमारे यहाँ पर ख़ास तौर से जो पिता होते थे, उनका एक टेरर बनाया जाता था। होमवर्क नहीं किया, पिताजी डाँटेंगे। अच्छे मार्क्स नहीं आए, पिताजी डाँटेंगे। पिताजी जब शाम को घर आते थे, तकरीबन सभी घरों में, वो एक ऐसा माहौल, एक इस तरह का डर का माहौल जो होता था कि वो माहौल बच्चों के भीतर अनुशासन तो ला सकता है, लेकिन बच्चों के भीतर हमेशा के लिए एक तरह की असुरक्षा की भावना भर देता है, हीन भावना भर देता है। तो वो जो पेरेंटिंग अगर हम आज लागू करना चाहेंगे, तो आज तो बच्चे बहुत तरह के प्रेशर से गुजर रहे हैं। तो आज बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें बच्चों के साथ बहुत ही मित्रवत व्यवहार रखना है। उनके साथ रोज़ाना बात कीजिए, उनकी ही भाषा में बात कीजिए और जिस तरह की जो आपने जो टॉपिक उठाया है कि बच्चों से मित्रों के बात कीजिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ आज आप बताइए, तब वो खुलेंगे। क्योंकि ये हम सब देखते हैं, मैं भी अपनी बेटी के साथ ही देखती हूँ, अगर कुछ बात करने की उससे कोशिश करते हैं तो वो नहीं करेगी और हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे, लेकिन उसके पापा अगर करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह बात कर लेते हैं, वो सारी बातें बताती है। तो कहीं ना कहीं हमारी डीलिंग में दिक्कत होती है। तो हमें सीखना होगा नए तरीके से कि बच्चों के साथ किस तरह से हम पेश आए। रत्ना जी, मुझे तो लगता है ईदर ऑफ द पेरेंट, अगर बच्चा ईदर ऑफ द पेरेंट के साथ खुलकर ये बात कर रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। एक पेरेंट अगर बच्चे को स्ट्रिक्ट लग रहा है, डॉक्टर रोमा जी ये बता सकती हैं क्योंकि पेरेंटिंग पर हमारी बात हो रही है। डॉक्टर रोमा जी, आपको क्या लगता है आज के इस दौर में क्या इम्पोर्टेंट है? क्या बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें? बच्चों को एकेडमिक्स पर, जैसे कि संजीव जी ये बात कह रहे थे कि कोई ज़रूरी नहीं है, बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनना चाहिए।
आज की तारीख में तो मैंने कई अपनी सोसाइटी में ऐसे बच्चे देखे हैं डॉक्टर रुमा, जो स्कूल के बाद आते हैं, उनके 4 तरह के अलग अलग क्लासेस होते हैं। कभी टेबल टेनिस का क्लास होगा, कभी किसी म्यूजिक का क्लास होगा, कभी किसी ड्रम का क्लास होगा, किसी डांस का क्लास होगा, किसी स्विमिंग का क्लास होगा। तो बच्चे तो आज पेरेंट्स से ज्यादा बिजी हैं डॉक्टर रुमा। बिल्कुल सही कहा और सभी सही बोल रहे हैं। देखिए, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम पेरेंट्स हम क्या चाहते हैं। एक्चुअली हम कंपैरिजन में लग जाते हैं, हम एक कंपटीशन में बंध गए हैं कि उसका बच्चा ये काम कर रहा है, मेरा बच्चा भी ये सीखे। वो हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहा है, मेरा बच्चा भी हॉर्स राइडिंग करे। वो स्पोर्ट्स कर रहा है तो मेरा बच्चा भी स्पोर्ट्स करे। तो हम क्या चाहते हैं अपने बच्चे से? क्या हम भी वही कर सकते हैं हर समय? स्कूल से वापस आए, ऑफिस से वापस आए और फिर हम लग जाएं किसी ना किसी चीज़ पे? क्या हम ये कर सकते हैं? क्यों हम चाह रहे हैं कि बच्चे हमारे एक तरह से कंप्यूटर की तरह काम करने लग जाएं? सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा कि हमें दायरे बांधने बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, कि थोड़ा सा दायरे में बच्चा बाउंड्री में रहेगा कि ये समय पे यही काम होना है, ये समय पे दूसरा काम नहीं किया जा सकता। तो हमें अगर दायरे बांधेंगे, बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे, तो बच्चा भी जान जाता है कि डिसिप्लिन में रहना कितना सही है। क्या हम लोग भी डिसिप्लिन में रह रहे हैं? बहुत सारे घरों में हम अडल्ट्स भी डिसिप्लिन एक स्ट्रक्चर में नहीं रहते हैं। तो बच्चों को डिसिप्लिन अच्छा लगता है, ये हमें गलतफहमी है कि बच्चों को डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगता है। तो दायरे में रहेंगे, कुछ बैठ के उनसे गप्पे मारेंगे, कुछ उनसे खेल भी करेंगे, कुछ उनसे सुझाव भी लेंगे। और पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई एक स्टेज पे आके इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि बच्चे की जो मानसिक स्थिति है उसी पे इतना असर होने लग जाए। हमारे कल्चर पे हम ना ज़्यादा अपनी भावनाओं पे ध्यान नहीं देते हैं। हम बस वेरी ये ध्यान ट्रू। देते हैं कि काम पूरा हो जाए, होमवर्क हो जाए, नंबर अच्छे आ जाए, हमारा बच्चा अव्वल आ जाए, हम दूसरों को बताने लायक हो जाए कि मेरे बच्चे की एडमिशन यहाँ हुई है। तो हमें ये करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की सहन शक्ति अलग होती है, हर बच्चा सोच अलग होती है, हर बच्चे की तकलीफ भी अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी समझ लेता है, कोई बच्चा देर से समझता है। तो हर बच्चे की एक यूनिक नीड होती है, उसको समझना ज़रूरी है। और कभी भी ऐसा लगे कि बच्चा एंग्जाइटी में आ रहा है या चुप्पी में आ गया है, चुप रह रहा है, खाना कम कर रहा है, सो नहीं रहा है, तो कभी भी मनोवैज्ञानिक के पास जाएं और उससे बात करें, पूछें, या अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, पूछें कि बच्चे में क्या परेशानी हो रही है। आप उसको नज़रअंदाज ना करें। अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर संजीव बागई जी, एक बात पर लाइट थ्रो कीजिएगा। बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं, उन्हें सच झूठ का मतलब उनको पता नहीं होता है कि झूठ क्या होता है। दुनिया देखते हैं, दुनिया से ये सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर कोई बच्चा शांत है तो ज़रूर कोई वजह होगी? क्या चाहे तो वो घर का इकोसिस्टम हो सकता है? क्या बच्चे का शांत होना नॉर्मल होता है प्रोफेसर डॉक्टर संजीव बागई जी? जैसे हम देखते हैं वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इंट्रोवर्ट होना एक उनकी हैबिट या उनकी पर्सनालिटी का ट्रेट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि इंट्रोवर्ट होना बुरा है, लेकिन अगर बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जिसके पास पूरी दुनिया है एक्सप्लोर करने की, अगर उसके पर्सनालिटी में क्वाइटनेस दिख रही है तो क्या वो नॉर्मल समझी जानी चाहिए? 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो जैसे आपने कहा, पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि बच्चों को टाइम दे, क्योंकि आजकल की दुनिया में सब लोग अलग अलग जगह भाग रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि फैमिली के अंदर क्या हो रहा है। और उसको ओवर कंपनसेट करने के लिए बच्चों को पैसा दिया जाता है, बाकी फैसिलिटीज दी जाती हैं, पर वो टाइम जो जरूरी है उसको आप निगेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज है, सडनली आप देखेंगे बच्चे 9 साल, 10 साल, 11 साल की एज में प्री प्यूबर्टी में जाते हैं, फिर प्यूबर्टी में जाते हैं, और ये सबसे चैलेंजिंग पीरियड होता है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, क्योंकि उनकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उसके ऊपर आप डाल दीजिए प्रेशर एग्जाम्स का। मेरे ख्याल सबसे जरूरी चीज है कि अगर पेरेंट्स बच्चों को ये सिखा सके कि इट इज ओके टू फेल, इट इज समटाइम्स ओके कि आपके इतने 100 में से 100 या 100 में से 90 मार्क्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे
तो उनकी मानसिक स्थिति हिल जाती है। अगर आप देखें, और ये मेडिकल रिसर्च है, कि हमारी पूरी जिंदगी अडल्ट्स में भी, पेरेंट्स में भी, जो सोशल मीडिया, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, बाकी चीजें हो, कि हमें कितने लाइक्स मिले, कितने शेयर्स मिले, किसने व्यू किया, कितने व्यूअर्स मिले, और ये हार्मोन रिलीज होता है ब्रेन में, जैसे हम कहते हैं डोपामिन एंड सीरोटोनिन। ये एडिक्शन बन गई है कि जब तक हमें 100 लाइक्स नहीं मिले, 200 लाइक, उसने नहीं लाइक किया बट वो मेरा फ्रेंड है, ये इस तरह का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सबसे जरूरी है बच्चे का मेंटल स्टेटस बहुत नजदीकी से इवैल्यूएट किया जाए पेरेंट्स के बिहाफ पर घर में। लोनलीनेस, क्वाइटनेस, सेल्फ शेमिंग, सेल्फ डाउट, आइसोलेशन, ये तरह की चीजें अर्ली वार्निंग साइंस है। बच्चों में भी डिप्रेशन होता है, बच्चों में भी साइकोसिस होती है, बच्चों में भी मेंटल बीमारियां होती हैं, पर इंडिया में सबसे जो बड़ा हमें माउंटेन क्लाइम करना है वो है स्टिग्मा। आज की डेट में बहुत फैशनेबल है, लोग कहते हैं सोशल गेट टुगेदर्स में कि भाई बैक में पेन थी, आई वेंट टू एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, मेरे यहां चीज थी, मैं इसको। अगर आप किसी को कहें कि भाई बच्चे को या किसी एडोलेसेंट को थोड़ी सी सहायता चाहिए, दे वेंट टू अ काउंसलर या साइकेट्रिस्ट और एनी अदर मेंटल स्पेशलिस्ट, लोग उसके ऊपर बड़ी अलग नजर के साथ उसको व्यू करते हैं। तो ये स्टिग्मा को हमने ओवरकम करना है। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगेन ऐसे बच्चों को बच्चे रहने दीजिए। हमें अपनी अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की बच्चों के थ्रू फुलफिल कराने की जरूरत नहीं है। बच्चों को रहने दीजिए, वो अपने आप ठीक डेवलप होंगे। उनको टाइम चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको धुतकारना नहीं है, उनको उतना डाउट नहीं क्रिएट करना कि क्योंकि आपके मार्क्स नहीं आए यू आर नॉट गुड इनफ। ये गुड इनफ पार्ट या एडमिशन का पार्ट, ये चीज डिलीट होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात संजीव जी आप कर रहे थे कि लेट चिल्ड्रन बी चिल्ड्रन। मयंक मिश्रा जी, पेरेंट्स तो ऐसा करेंगे, करना चाहिए भी उन्हें, लेकिन स्कूल्स का क्या, उन स्कूल्स का क्या, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्या जहां पर बच्चों का वैलिडेशन ही उनके एकेडमिक्स पर होता है। हम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, हम कितने भी को करिकुलम क्यों न लेकर आएँ, लेकिन क्लास में एक टीचर का बच्चे के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स, उन बच्चे के टुवर्ड्स रिस्पॉन्स जो एकेडमिकली बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है और जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसमें डिफरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है, हालांकि आज की तारीख में तो हर स्कूल्स में काउंसलर होना मैंडेटरी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि हमें इस फॉर्म ऑफ टीचिंग को भी बदलने की ज़रूरत है? हमें उन बैक बेंचर्स, उन अंडर परफॉर्म स्टूडेंट्स को भी वही हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, उन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जी, वेरी ट्रू। एक्चुअली होता यह है कि एक जनरल साइकोलॉजी होती है कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, टीचर्स का इंटरेक्शन उनके टूवर्ड्स, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्डिंग, सो ऑटोमेटिकली वो एक टीचर का स्टूडेंट का बिहेवियर कनेक्ट हो जाता है। और वो बच्चा जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके लिए जनरली ऐसा होना चाहिए, हर स्कूल में एक एकेडमिक टीम्स होती है विच एनालाइज की व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन। सर्टेन टाइम पीरियड के बाद देयर शुड बी अ काउंसलिंग सेशन वेयर वी अंडरस्टैंड, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वी कॉल द पेरेंट्स टू। एंड कई दफ़ा ऐसा होता है जब पेरेंट्स से मेरा इंटरेक्शन होता है, पेरेंट्स का सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि सर ये स्कूल से जाने के बाद मैक्सिमम टाइम मोबाइल का यूज़ करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मेरा पेरेंट्स से क्वेश्चन होता है तो वो बड़ा सरप्राइजिंग होता है। मैंने कहा आपका स्क्रीन टाइम कितना है? तो वो बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन पेरेंट्स के लिए होता है। प्रैक्टिकली मैंने रियलाइज़ किया है कि दे आर लर्निंग फ्रॉम द पेरेंट्स ओनली, जो मैं शुरू में भी कहा था, और मैं उसी चीज़ पे एम्फेसाइज करता हूँ हमेशा कि अगर आप, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन होती है फॉर कन्वेंशनल कैरियर लाइक डॉक्टर, IAS और इंजीनियर, तो ये एक प्रेशर क्रिएट करता है। हमें बच्चे के स्ट्रेंथ को, उसके इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। वेदर स्टूडेंट इज वेरी गुड इन मैथ्स, तो ही डेफिनेटली डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। बट जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि वो बच्चा मेरा डॉक्टर बने, तो वो बायोलॉजी में चला गया। अब प्रैक्टिकली बच्चा नहीं उसको कोप अप कर पा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसका इंटरेस्ट जाने बिना अगर हम उसे किसी पर्टिकुलर फील्ड में फोर्स करेंगे तो वो बेटर नहीं परफॉर्म कर पाएगा।
रत्ना जी, आपको क्या लगता है, जैसे कि जिस बात का जिक्र मयंक जी भी यहाँ पर कर रहे हैं और संजीव जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि हम अपनी खोई हुई मंशाएं अपने बच्चों पर हमें नहीं थोपनी चाहिए। कई ऐसे घर होते हैं रत्ना शुक्ला जी जहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट आर्ट्स में होता है, लेकिन आर्ट्स को, म्यूज़िक को वो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिल पाती है आज की तारीख में भी जितनी इम्पोर्टेंट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस को मिलती है। हम सोशल साइंस, होम साइंस को वो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये इतने बेहतरीन सब्जेक्ट्स होते हैं। आपकी अब तो विषयों की जो एक तरह से स्वीकार्यता है वो बढ़ गई है, और वो पुराना पैटर्न अब नहीं रहा कि साइंस के बच्चे अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, और आर्ट्स पढ़ रहे हैं जैसा हमारे ज़माने में हुआ करता था कि आर्ट्स कॉलेज में यानी कि आप बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है इसलिए आपको आर्ट्स सब्जेक्ट लेने पड़े। अब वो बात नहीं रही। बात अब लोगों को समझ में धीरे धीरे आने लगी है कि हर व्यक्ति का, हर बच्चे का एक अपना इंटरेस्ट होता है, एक उसके भीतर एक नेचुरल टैलेंट होता है। वो टैलेंट जब पेरेंट्स पहचान लेते हैं तो जो समझदार पेरेंट्स हैं, मैं यहाँ पर किसी को ये नहीं कह रही कि समझदार है या गैर समझदार, लेकिन जो समझने की कोशिश करते हैं इस बात को, ये मैं अपने साथ भी बता रही हूँ, ये अपनी बेटी के साथ बता रही हूँ, और ऐसा सभी के साथ होता है। बेटी ने कहा कि मुझे साइंस नहीं पढ़ना है, 10th के बाद उसने बोला मुझे प्योर साइंस नहीं पढ़नी है, मैं ईवीएस पढ़ सकती हूँ, मुझे उसने अपनी फील्ड बताई कि मैं ये पढ़ना चाहती हूँ। हमने उससे एक बार भी नहीं कहा कि नहीं, हमने कहा आप वही पढ़िए जिसमें आपकी रुचि है, क्योंकि बच्चा जब वो पढ़ेगा तब उसमें बहुत अच्छा करेगा। लेकिन हाँ, ये भी है कि इस समय जैसे कोटा में केसेस देखने को आते हैं, अब भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि जिन्हें लगता है कि नहीं, उनके घर में कोई एक बहुत अच्छा डॉक्टर हो गया या बहुत अच्छा इंजीनियर हो गया या पीढ़ियों से चला आ रहा है तो शायद ये हो जाएगा, तो वो ऐसा करते रहते हैं। लेकिन अब इसके लिए पूरी साइंटिफिक मेथड मौजूद है जहां बच्चे का एनालिसिस करके बताया जाता है कि आपका बच्चा इस फील्ड में है। तो अभिभावकों को भी बहुत इस तरह की अप्रोच अपनानी चाहिए समय बदलने के साथ ही। दूसरी बात यह है कि बच्चों की रुचियों को आपको पहले से ही पहचानना चाहिए, उनकी तारीफ कीजिए। बच्चा यदि आपसे कुछ शेयर करता है तो आप उसकी जरूर तारीफ कीजिए। वो छोटी सी तारीफ उसके भीतर आत्मविश्वास जगा देगी। उनको निर्णय लेने में शामिल कीजिए। जब वो किसी बात में निर्णय लेने लगेंगे तो आप शुरू से उनके भीतर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं। तो ये डे टू डे वाली बातें हैं जो हम सबको अपने बच्चों के साथ अपनानी चाहिए, और इससे बहुत फर्क पड़ता है। सोचिए रत्ना जी, हम इतनी बेसिक बातों पर हमें आज इतने थरोली डिस्कशन करना पड़ रहा है। समाज में कितना बड़ा गैप एक ही परिवार में 2 जनरेशन्स में देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है जिस पर सभी को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, गुप्ता जी हैं मध्य प्रदेश से। गुप्ता जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो जी कंचन मैडम, नमस्ते जी सर। आप हेलो जी, हेलो जी गुप्ता जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है, अपनी बात मेरा निवेदन इतना था कि अपने बच्चे के दोस्त बन जाइए तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। आपने कितने सेलिब्रिटी को देखा होगा, उनका इंटरव्यू देखा होगा कि वो लोग कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ही हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो हेलो जी, मुझे आपकी आवाज़ मिल रही है जी कि गुप्ता जी, पेरेंट्स ही सबसे अच्छे दोस्त होने चाहिए। कहते तो सब है कोशिश, लेकिन कुछ ही कर पाते हैं और कामयाब उसमें से कुछ ही हो पाते हैं। डॉक्टर रोमा कुमार जी, एक बात यहाँ पर ये भी समझाइएगा, हमें ये बात कब पता, वो कौन सा स्टेज होना चाहिए लाइफ में जब हमें ये पता हो कि हमारा बच्चा ठीक नहीं है? अमूमन क्योंकि इस बात पर ऐसे कई स्टोरीज और ऐसी कई खबरें डॉक्टर रोमा मैंने खुद पर्सनली पढ़ी है जहां पर एक अच्छा खुशनुमा माहौल होने के बाद भी ऐसे केसेस आए हैं जो मन को झकझोर देते हैं। व्हाट इज द राइट टाइम टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट फॉर दैट मैटर? उससे पहले मैं एक सवाल का जवाब दूंगी जो कॉलर बोल रहे थे। देखिए, पेरेंट ही रहना चाहिए, पेरेंट दोस्त नहीं बन सकता। दोस्त अलग होते हैं। तो जहाँ हमें स्ट्रक्चर देना है, जहाँ हमें डिसिप्लिन देनी है, जहाँ हमने पेरेंट एक रिस्पेक्ट वाली सिचुएशन देनी है, वो होना ही चाहिए। दोस्त नहीं बन सकते हैं हम लोग। हम दोस्ती से बात कर सकते हैं लेकिन दोस्त नहीं बनेंगे। तो ये थोड़ी सी चेंज करना है अपनी सोच को। जी, जब बच्चे थोड़ा सा अपने व्यवहार में थोड़ा अंतर लाते हैं, पढ़ाई में उनकी जो रुचि है वो कम होने लग जाती है, ध्यान की कमी, एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते, बार बार पहले टिक जाते थे, फिर एकदम से कुछ हुआ इनके व्यवहार में कि वो चलते रहते हैं,
या बाथरूम में बहुत सारा समय लगाने लग जाते हैं, नींद में बहुत परेशानी आती है, सोते नहीं हैं, या खाना खाना बहुत सारा कम कर देते हैं, चुप रहने लग जाते हैं। इन सब बातों के बारे में आपको सोचना ज़रूरी है कि अगर ये व्यवहार चेंज हो रहा है और ये 3 हफ्तों से लेके 1 महीना 2 महीना तक ऐसा ही व्यवहार है, तो यू मस्ट विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, यू मस्ट टेक सम हेल्प। क्योंकि बच्चे में ये जो चेंज बिहेवियर है, इसमें अगर समय पे ध्यान ना दिया जाए तो ये बढ़ सकता है। और बच्चे बहुत सारे जब बहुत इमोशनल पेन होता है तो आजकल नए तरीके आने लग गए जो पहले भी थे, जो बच्चे अपने आप को सेल्फ हार्म करने लग जाते हैं। तो बच्चे को समझना जरूरी है, उसको मदद देनी जरूरी है, क्योंकि उसकी भावनाएं इतनी डीप रूटेड असर हो गई हैं कि वो, उसकी दोस्त शायद चले गए हैं उसकी लाइफ से, दोस्ती हट गई है, या एक सेक्शन चेंज हुआ है दूसरे सेक्शन में गया है, उसको एडजस्टमेंट में इश्यूज आ रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। आपको हटना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए एक मनोवैज्ञानिक के पास जाने के लिए। मनोवैज्ञानिक आपको पहले तो बच्चे को समझता है और फिर आपको स्किल्स देता है कि कैसे बच्चे की मदद करनी है। हमारे साथ मीनू जी भी जुड़ गए हैं। मीनू सागर फैशन डिज़ाइनर हैं और मॉडल है। स्वागत है मीनू जी आपका। मीनू जी, इस बात पर चर्चा हो रही है कि बच्चे को हम कितना जानते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को कितना जानते हैं, क्योंकि कई ऐसे केसेस सामने आते हैं जब हम देखते हैं कि अगर पेरेंट्स ने डांट दिया तो बच्चे ने कोई ऐसा कदम उठा लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले और कुछ समय पहले तो ये केसेस बहुत ऑफन आने लगे थे मीनू सागर जी, कि अगर गेम खेलने से या फ़ोन छीन लिया तो बच्चे ने ऐसा कदम उठा लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है आज की तारीख में इस समाज में मीनू सागर? देखिए, आज की डेट में अगर हम ये करें तो एक सबसे बड़ा टूल जो है उनके पास, एक होता है ना सपोर्ट सिस्टम, वो एक सोशल मीडिया आ गया है, जिसमें वो अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो सेक्शन, जैसे मैम बता रही थी कि सेक्शन चेंज हो गया, स्कूल चेंज हो गया, उसकी वजह से वो दूर हो गया अपने फ्रेंड से, तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करता है। लाइक स्नैपचैट है इनका आजकल का बच्चों का टूल, उस स्नैपचैट के थ्रू अपनी वो डालनी है, उनको रील डालनी है, तो लाइक उससे बहुत इंगेजिंग जाता है। और इसके लिए मेरे हिसाब से जो हम एक पुराना पैटर्न है वो ये है कि उनको रिवॉर्ड पॉइंट देना डेली बेसिस पे, चाहे वो स्कूल में हो या फिर हमारे बीइंग एक इंस्टीट्यूट, मम्मी पापा ही सबसे पहले इंस्टीट्यूट होते हैं बच्चे के, जो सबसे ज्यादा समझ सकते हैं बजाय कि साइकोलॉजिस्ट, मुझे लगता है। और अगर साइकोलॉजिस्ट के एंगल से ना करके हम सिर्फ एक पेरेंट्स के पार्ट पे उनको एक डेली का एक गोल दें कि आज आपको अपनी डेली का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आपको अपने मन की बात मुझे बतानी है। अगर आप अपने मन की बात बताते हो तो आपको वो एक रिवॉर्ड है, चाहे जो बच्चे का कुछ खाने का मन है उसकी पसंद का, या कुछ उसको कुछ टॉय है, लाइक ऐसा, और उसको इंगेज करे अपनी उन सब चीजों के थ्रू, ताकि उसके साथ में वो बच्चा कम्युनिकेट करे, उसको लगे कि अगर मैं बताऊंगा मतलब लाइक मम्मी को, तो मम्मी मेरे पसंद की कुछ चीज बनाएगी। रिवॉर्ड करना चाहिए बच्चों को। हाँ, और भी कई से पैनलिस्ट हैं जो ये बात कह रहे हैं। हमारे साथ मीनू जी एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, मैं उनकी भी राय लेना चाहूंगी। फरीदाबाद से दीपक जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार जी दीपक जी, अपनी बात रखिए। नमस्कार, मैं आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना अच्छा सुंदर एक कार्यक्रम बनाया। मेरा सवाल ये है मैम कि मेरा बेटा है वो 12th स्टैंडर्ड में है और बेटिया 11th स्टैंडर्ड में है, और पिछले 1-2 साल से उनके स्वभाव में बहुत ही चेंजेस आते चले जा रहे हैं। अग्रेशन, रिएक्ट जो करते हैं वो बड़ा एकदम से रिएक्ट बड़ा ऑड होता है, मतलब ऐसा लगता है कि हमारी पेरेंटिंग किस तरीके से हुई थी, हम कभी बोल भी नहीं सकते थे अपने पेरेंट्स के आगे, लेकिन आजकल के बच्चे मैं देखता हूँ कि रिएक्शन जो करते हैं वो बहुत ज्यादा ऑड कर देते हैं। तो प्लीज मेरे को इसमें बताएं कि इस तरीके से मैं क्या क्या इसमें कर सकता हूँ। दीपक जी, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, रमेश फरीदाबाद से। रमेश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने यूनिसेफ के सबऑर्डिनेशन में ये बहुत काम किया है, इसमें साइकोलॉजिस्ट काउंसलर काम नहीं करता है, इसमें स्कूल टीचर प्रिंसिपल एक्सपीरियंस ही काम करेगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक नियम बता रहा हूँ कि कभी भी बच्चों का घर पर किसी भाई बहन से, पड़ोस से, स्कूल के दूसरे बच्चों से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई बुराई उसको, किसी भी तरह की कोई बुराई उसकी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, बच्चों के साथ माता पिता का लगना, स्माइल देना,
उनके साथ कभी खेलना और खेल के हारना, और हारने के बाद फिर पढ़ाई करना। तुमने आज मुझे हरा दिया, मैं जरूर तुम्हारे साथ तुझे दोबारा हराऊंगा। फिर भी बच्चे से हारना ही है। इस तरह की उनके लगे रहना, उनके बैग को, किताब को, कपड़ों को, ये शुरू से ही करना पड़ता है। बिल्कुल रमेश जी, अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। मैं इसका सवाल आप दोनों से लेना चाहूँगी, संजीव जी आपसे भी, रोमा जी आपसे भी। संजीव जी, आपने सुना होगा हमारे साथ जो दीपक जी जुड़े थे वो सवाल कर रहे थे कि उनके 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी, एक 11th में एक 12th में है, और उन्होंने बहुत अच्छे से, जैसे कि हर माँ बाप की तरह उनकी भी यही कोशिश रही कि बहुत अच्छे से उनको पाला जाए, पढ़ाया जाए, लेकिन 11th-12th में है, उनका बिहेवियर पिछले 1-2 साल से ऐसा हो गया है कि उन्हें खुद अपने और अपनी वाइफ की पेरेंटिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनके बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। संजीव जी, मुझे लगता है ये कई पेरेंट्स के मन में सवाल होगा, क्योंकि पेरेंट्स जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि कोशिश तो यही रहती है कि सबसे अच्छा और बेहतरीन अपने बच्चे को दे पाए, लेकिन क्या ये एज फैक्टर है और ऐसा क्यों इस एज में देखने को मिलता है? 11th-12th में उनके बच्चे हैं। संजीव जी। संजीव जी, कुड यू प्लीज अनम्यूट सर? ये जो ट्रेंड देखा गया है ये काफी टाइम पहले से ही शुरू होता है और ये मैनिफेस्ट होता है जब बच्चा सीनियर स्कूल में जाता है। मेरी ये टेक होम एडवाइस है कि पेरेंट्स को टाइम निकालना चाहिए कि बच्चों के साथ बैठ के एटलीस्ट अगर एक नहीं हो सके तो 2 मील इकट्ठे दिन में खाएं। आज के दौर में फादर घर में नहीं है, मदर कहीं और है, बच्चे या मेड या कहीं नैनी के साथ खाना खा रहे हैं या अपने आप खाना खा रहे हैं, बच्चे डिस्कनेक्टेड रहते हैं। सेकंड चीज है, बच्चों का टैलेंट हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हर एक बच्चे में स्पेशलिटी होती है, एक बच्चे और दूसरा बच्चे की कंपैरिजन कभी नहीं करनी चाहिए। ईच इंडिविजुअल अलग है, डिफरेंट है, स्पेशल है। मैं आपको वेरी क्विकली मैं अपने ओन फैमिली का एग्जांपल देता हूं। आई एम अ डॉक्टर, माय फादर वाज एन इंजीनियर, माय ग्रैंडफादर वाज अ लॉयर, और हमारे दौर में there were 2 type of students, good students and irrelevant. Good students meaning आप lawyer बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, CA बनेंगे, so on. My own son, elder son, मेडिसिन ज्वाइन किया और 2 साल के बाद उसने कहा कि पापा आई डोंट वांट टू डू दिस क्योंकि मेरा पैशन स्पोर्ट्स है, एंड आई सपोर्टेड हिम। आज डेट है कि ये नेशनल लेवल बॉडी बिल्डर एंड पावर लिफ्टर है। He is won titles of national and international fame, including Mr. India. ये चीज हमें बच्चों को सपोर्ट करने की जरूरत है, रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, बच्चों को मेंटली स्पेस देने की जरूरत है। अगर किसी बच्चे ने कोई डिसीजन लिया है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अर्ली वार्निंग साइंस बहुत जरूरी हैं। सर, व्हाट इफ संजीव जी, अगर बच्चा कोई ऐसा डिसीजन ले रहा है जो गलत है, जो बच्चे को नहीं पता है गलत है लेकिन पेरेंट्स को पता है गलत है, तो क्या तरीका होना चाहिए? तो फादर एंड मदर का ये रोल होना चाहिए, वो उनके लिए गाइड है, वो उनके लिए एक सहारा है, उनका एडवाइस देना, काउंसिल करना घर में। द बेस्ट काउंसलर पेरेंट्स होते हैं। वो खाली तब हो सकता है अगर पेरेंट्स टाइम दे। अगर कोई बच्चा कोई डिसीजन ले रहा है जो उसके हित में नहीं है, उनको बैठा के अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर हम उनको स्कोल्ड करेंगे या मारेंगे, विच इज अ वेरी बैड थिंग, बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, फिर बच्चा रिवोल्ट करता है। डाइट पर ध्यान दे और ओवरऑल बच्चे को ये ओरिएंट करना चाहिए कि स्पोर्ट्स खेले। ये बहुत ज्यादा रिलीज फिनोमेना एनर्जी का है। बच्चों को एक बैलेंस लाइफ दे। मेरा हमेशा ये कहना होता है, लेट द रोमांस ऑफ पीडियाट्रिक्स स्टे। बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारी जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल है बच्चों के साथ। बट बच्चों को अपने आप डेवलप होने के साथ हम खाली पीछे सहारा रहे, उनको गाइड करें, उनको पाथ डिसाइड करें। हम उनकी लाइफ नहीं जी सकते, ना वो हमारी लाइफ जी सकते हैं। संजीव जी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उपेंद्र हैं ग्वालियर से। उपेंद्र जी, आप अपनी उमेंद्र जी जुड़े हुए हैं। उमेंद्र जी, आप अपनी बात रख सकते हैं।
एक्चुअली मेरा एक सवाल ये था कि मेरा बच्चा है, बहुत ट्राई करता हूँ मोबाइल के लिए। क्या है, मोबाइल जरूरी भी है, स्कूल के मैसेज वगैरह आते हैं, बच्चा कभी कभी अकेले भी रहता है घर में, इसलिए मोबाइल देना पड़ता है मजबूरी की वजह से। बट कभी कभी मतलब देखता हूँ कि मोबाइल इस्तेमाल करता है हाफ एन आवर या 1 आवर। ट्राई करता हूँ समझाने की, बहुत काउंसिल करता हूँ कि नहीं बेटा, हम भी ट्राई करते हैं कि हम भी ना मोबाइल यूज करें, पर वो बच्चा करता है। समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, प्यार से भी समझाते हैं, डांटते नहीं है। कोई तरीका है, मतलब उसको और भी इंगेज करते हैं किसी न किसी तरीके से। आपके हिसाब से कोई तरीका है जिससे मोबाइल से दूरी बनी रहे? उमेंद्र जी, आपका सवाल मैं रोमा जी से लूँगी और मैं जानना चाहूँगी, मुझे लगता है रोमा जी ये तो सबका सवाल है कि फ़ोन से, क्योंकि आजकल पढ़ाई फ़ोन पर है डॉक्टर रोमा, इस बात से हम इनकार कर ही नहीं सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनसे स्कूल जुड़े हुए हैं, यूट्यूब है जिन पर पढ़ाई हो रही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो ईमेल्स पर आ रही हैं। डॉक्टर संजीव, मैं आऊँगी आपके पास। तो क्या क्या लगता है डॉक्टर रोमा आपको कि इसका सल्यूशन क्या है? कोई वन सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि बचपन से ही हम थोड़े दायरे बांधते हैं कि इस समय हम फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं, इस समय आईपैड यूज़ कर सकते हैं और कितना यूज़ कर सकते हैं, और स्क्रीन को टोटल करिए कि आईपैड, कंप्यूटर, फ़ोन आप टोटल में बताइए। ये नहीं है कि आपने सुबह, दोपहर, शाम हर समय स्क्रीन पे रहना है। आई एग्री कि होमवर्क भी उसी पे आ रहा है, पर अगर हम बच्चों के साथ में होमवर्क कर रहे हैं जो स्क्रीन पे आया है, तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि एक एडल्ट हमेशा साथ में होना चाहिए बच्चे के साथ, जो उसकी मदद कर पाए कि वो फ़ोन से कोई होमवर्क कर पाए। प्लस जो बच्चे छोटे हैं उनको इतना स्मार्टफोन देने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको सिर्फ एक कनेक्ट की ज़रूरत है, फ़ोन करने की ज़रूरत, फ़ोन रिसीव करने की ज़रूरत वो है, उसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सो डिपेंड करता है आप किस एज पे बच्चे को क्या कैसा फ़ोन दे रहे हैं। फ़ोन स्क्रीन इज़ वेरी एडिक्टिव, तो उसमें बच्चे का दोष नहीं है। एडिक्टिव इतना ज़्यादा है कि उसमें इतना मज़ा आने लग जाता है। तो हमें बच्चों को वेरियस एक्टिविटीज़ कराने की ज़रूरत है ताकि मज़ा बाकी चीज़ों से आने लग जाए। मैं समझ सकती हूँ कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं या बहुत तरह की फैमिलीज़ हैं जहाँ पर हेल्प अवेलेबल नहीं है, बट वी स्टिल हैव टू फाइंड अ वे डॉक्टर जहाँ रोमा, बच्चा फ़ोन से मेरा दूर रहे। मेरा एक और सवाल है, कितनी देर का स्क्रीन टाइम होना चाहिए डॉक्टर रोमा? क्या लगता है आपको, चाहे वो बच्चों का हो, पेरेंट्स का हो, हम सब का हो, व्हाट शुड बी द टाइम? क्योंकि मैंने एक बात कही है कि एडिक्टिव है ये स्क्रीन, राइट? तो अगर हम एक बार ही लग जाते हैं तो हम उसको स्क्रॉल करते रहते हैं और माइंडलेसली स्क्रॉल करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे मीन्स से अबाउट 6 years, 7 years, 8 years, उनके पास तो पूरा एक दिन में 1 घंटा स्क्रीन टाइम होना चाहिए, चाहे वो टीवी है, चाहे वो गेम करनी है, चाहे कुछ भी और करना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अगर जो थोड़ा बड़ा बच्चा होता है जिसको होमवर्क भी करना है, स्क्रीन से करना है या ऑनलाइन क्लास है, तो एडल्ट सुपरविजन में करिए, वो भी 1.5 घंटा 2 घंटा पूरे दिन में। बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आपको कुछ कुछ चीज़ें अपने स्क्रीन पे लगानी ज़रूरत है जिसमें डेफिनेटली। बच्चे उन साइट्स पे ना जा पाएँ जो उनके लिए हानिकारक है। और जिस कुर्सी पे डॉक्टर साहब और मैं बैठते हैं उस कुर्सी पे हम ऐसी ऐसी वारदातें सुनते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा सा बच्चों के प्रति हमें निगरानी रखने की ज़रूरत है, एक हॉक्स आई रखने की ज़रूरत है कि बच्चा उन साइट्स पे ना जा रहा हो जहाँ पर उसको हानि पहुँचे और वो अट्रैक्ट हो जाएंगे उन साइट्स के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ एक बात तो ज़रूर यहाँ पर सोचनी और समझनी है कि आपको अपने बच्चे को समय देना है और वो समय क्वालिटी टाइम होना चाहिए। इसी के साथ मेरे साथ आज इस चर्चा में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली।